नमस्कार दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत करेंगे। हम अपने यूट्यूब चैनल पर पूरी एनसीईआरटी बुक का डिस्कशन करेंगे और 6 से 12 तक की सीसेट परीक्षा में आने वाली जितनी भी एनसीईआरटी बुकें होंगी उसका डिस्कशन करेंगे। हम आज शुरू करेंगे कक्षा 6 की एनसीईआरटी इतिहास की पुस्तक को। इसके साथ ही इस बुक में 12 चैप्टर दिए गए हैं और 12 वीडियो में कवर करेंगे और एक वीडियो में एक चैप्टर कवर करेंगे। उसके साथ ही हम हर चैप्टर का एक अभ्यास क्वेश्चन को भी सॉल्व कराएंगे। उसके अलावा हम 12 चैप्टर के 12 लेक्चर बनाएंगे। उसके अलावा एनसीईआरटी के अभ्यास प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे और साथ में रिवीजन भी करेंगे। और उसके अलावा हम शॉर्ट नोट्स भी आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। और उसके अलावा हम सारे क्वेश्चनों का 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे और सारे पॉइंटों को पॉइंट आउट करके उसके अच्छे से डिटेल में बताएंगे। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि आज हम बात करेंगे कि 100 साल पहले एक लड़की के बारे में मन में क्या आता है कि उसके इतिहास जानने की इच्छा होती है। उसके अलावा इस वीडियो में जानने को हमें फैक्ट मिलेगा कि उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ क्या थी, उत्तर पूर्व में गारो के मध्य पहाड़ियाँ क्या थी, सिंध में की सहायक नदी क्या थी, गंगा व सोन नदी के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा भारत देश नाम क्यों पड़ा, भारत के अतीत के बारे में जानेंगे। उसके अलावा पांडुलिपि और अतीत, भारत का अतीत क्या था, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा हम आज से 100 साल पहले भारत के इतिहास में कैसा था, भारत में कौन सी नदी बहती थी और भारत के इतिहासकार क्या थे। उसके अलावा बहुत सारे स्रोतों, सिक्कों, उसके अलावा अलग अलग चीज़ों की हम डिटेल में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला लेक्चर और पहली क्लास और पहला चैप्टर और क्लास 6 की एनसीईआरटी। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो अध्याय पहला और क्या, कब और कहाँ कैसे हुआ। तो रसीदा का सवाल। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह कुर्सी पर पड़ी। 100 साल पहले सुर्खी पर पड़ी और वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कितने वर्षों पहले क्या हुआ था। जैसे कि रसीदा एक लड़की है और वो न्यूज़पेपर पढ़ रही है और सुर्खी में न्यूज़पेपर में एक सुर्खी पड़ी, उसने 100 साल पहले उसे जानने की इच्छा हुई। सपोज करिए कि 2022 चल रहा है, ठीक, और उसको जानने की इच्छा हुई 1922 में क्या हुआ भारत में। तो 1922 की अगर घटना के बारे में वो सोचे तो क्या सोचेगी। तो उसके मन में, अगर हम एक इतिहास के स्टूडेंट होने के नाते अगर हम सोचें तो हमारे मन में 1922 के परिदृश्य में क्या आता है। तो 1922 के परिदृश्य में 4 फरवरी 1922 को 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। उसके अलावा 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ। इस तरह से, या उसके 100 साल, आज से 100 साल पहले बात करें तो 1924 में बेलगांव अधिवेशन कांग्रेस में गांधी जी ने किया था। उसके अलावा 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। या 1925 की बात करें तो सरोजनी नायडू या काकोरी कांड हुआ था, कांग्रेस अधिवेशन की थी। तो इस तरह से 100 साल पहले की हम फैक्ट को बात करते हैं। तो ये रसीदा के मन में 100 साल पहले जानने की इच्छा होती है। तो वो कैसे पता लगाए, तो एक स्टूडेंट होने के नाते वो कैसे पता लगाए। तो यह जानने के लिए कल क्या हुआ, ये रेडियो हम सुन लेते हैं, टेलीविज़न देख लेते हैं, फिर अखबार पढ़ लेते हैं तथा पिछले साल में क्या हुआ इसके बारे में जानने के लिए हमें कोई व्यक्ति या उसकी स्मृति में जो याद रहता है वो हमें बता सकता है। लेकिन अगर 100 साल पहले कुछ हुआ तो उस समय कोई नहीं था और ना ही कोई, मतलब किसी की मेमोरी में पूरी चीज़ें एग्जैक्ट याद रहती हैं जो उसे बता सके। तो कैसे पता करें, तो अतीत के बारे में जान सके। तो अतीत क्या होता है, अतीत एक पर्यायवाची शब्द होता है। अतीत का मतलब होता है कि हमारे प्राचीन काल में क्या रीति रिवाज थी, जीवन कैसी शैली थी, शिल्पकार क्या थे, समाज में राजा रानी कैसे थे, राजा कैसे राज्य करते थे, लोगों का रहन सहन क्या था, लोगों का खाना कैसे था। इन सारे चीज़ों के बारे में हमें जानने की इच्छा होती है। तो अतीत के बारे में जाना जा सकता है। तो अतीत में जैसे हम लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, आखेटकों, पशुपालक, कृषकों और व्यापारियों और संगीतकारों और वैज्ञानिकों के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं।
यही नहीं, यह भी पता लगा सकते हैं कि हम समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, कौन से गीत गाते थे। तो हम अतीत के बारे में 100 साल पहले या 200 साल पहले या जितने सालों पहले हम अतीत को जानने की कोशिश करेंगे तो ये हमें किताबों के माध्यम से मिलती है या हमारे, तो इसको अतीत को कैसे हम जान सकते हैं और हम इन्हें समझ सकते हैं। लोग कहाँ रहते थे, तो हमें रसीदा नाम की लड़की को या किसी भी इंसान को ये जानने की इच्छा होती है कि अतीत में लोग कैसे रहते थे, किस तरह खान पान रखते थे, तो लोग कहाँ रहते थे। तो मानचित्र में नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पूर्व लोग इस तट पर रहते थे और आने वाले आरंभिक लोग कुछ कुशल संग्राहक थे और तथा आसपास के जंगलों में विशाल संपदा से परिचित थे और भोजन के लिए जड़ों, फलों और अन्य उत्पादकों का संग्रह करते थे और जानवरों आखेट भी करते थे। इसके साथ ही उत्तर पूर्व के उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरतर पहाड़ियों का पता लगाओ और किस क्षेत्र में ऐसे स्थान हैं जहाँ 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों का उपजाना शुरू किया तथा भेड़, बकरी, गाय और पालतू बनाना शुरू किया। इसके अलावा लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व के गारों के मध्य विंध्य हिमालय पहाड़ियों का पता लगाओ। तो ये हमें मैप में देख के पता लगाना है। कुछ अन्य क्षेत्र जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ चावल उपजाया जाता था, वो विंध्य के उत्तर में स्थित है। तो आते हैं हम मैप पर और मैप पर बात करते हैं। तो मैप में जैसे कि ये किरथर और सुलेमान पहाड़ियाँ हैं, तो ये किरथर और सुलेमान इस समय अफ़गानिस्तान में है और काबुल नदी जो कि अफ़गानिस्तान में बहती है। वही सिंध नदी की बात करें तो सिंध में मिलने वाली नदियाँ जैसे झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, सतलुज नदी, वहीं ब्यास नदी भी है। इसके अलावा यमुना नदी और गंगा नदी जो कि हिमालय से निकलती हैं। यमुना नदी इधर से आती है, वहीं गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियाँ मिलती हैं तो देवप्रयाग पर मिलती हैं, तो गंगा नदी का निर्माण होता है। और गंगा नदी और यमुना दोनों कहाँ पर मिलती हैं, तो ये इलाहाबाद में मिलती हैं। उसके अलावा फिर गंगा की राइट बैंड यानी राइट साइड की ट्रिब्यूटरी कौन है, तो यमुना नदी है। उसके अलावा हम बात करें कि नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी ये रही और ये सेंट्रल इंडिया में बहती है यानी मध्य प्रदेश में बहती है। उसके अलावा महानदी जो कि उड़ीसा साइड में बहती है। उसके बाद गारो की पहाड़ियाँ ब्रह्मपुत्रा जो कि ब्रह्मपुत्रा नदी बहती है और गारो की पहाड़ियाँ जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पड़ता है। उसके अलावा जैसे एक मैप के हिसाब से बात करें तो ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और वेस्ट होता है। तो इधर का अगर ये बात करें तो ये वेस्ट साइड में थार का मरुस्थल, किरथर पहाड़ियाँ और यहाँ से ये सब बनता है। उसके अलावा मैप पर और डिटेल बात करें तो दक्षिण भारत के तरफ आते हैं तो यहाँ पर सिंध नदी और उसके अलावा गोदावरी नदी, उसके बाद दक्कन का पठार आ जाता है, उसके बाद कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी, उसके बाद पेनार नदी और ये पूर्वी कोस्टल एरिया आ जाता है। उसके अलावा कावेरी नदी आ जाती है। उसके बाद पश्चिमी एरिया यहाँ पर आ जाता है यानी पश्चिमी एंड वेस्टर्न कोस्टल आ जाता है। उसके अलावा अरब महासागर आ जाता है। उसके अलावा वहीं पूर्वी बात करें तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी और यहाँ पर उड़ीसा, उसके बाद अलग अलग राज्य आ जाते हैं। उसके बाद सोन नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और जाके पटना में गंगा नदी में मिल जाती है। और इसके बाद गंगा नदी सुंदरवन के डेल्टा में ख़त्म हो जाती है और वहाँ पे मैंग्रोव वनस्पतियाँ बनाती है। इसके साथ ही हम और फैक्ट की बात करें जैसे कि ये श्रीलंका कंट्री हो गई, इसके अलावा ये लक्षद्वीप हो गया, इधर अरब सागर हो गया और यहाँ पर 9th डिग्री, 10th डिग्री और 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री चैनल बनते हैं। उसके अलावा यहीं पर ही पाक स्ट्रीट पड़ता है। उसके अलावा भारत का सबसे दक्षिणतम भूमि पॉइंट कैप कोमेरियन है। उसके अलावा भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा कोल है। उसके अलावा भारत तो ये हो गई अंडमान निकोबार और इसके अलावा ये कावेरी नदी जो साउथ इंडिया में बहती है और पूर्वी घाट, पेनार घाट, तुंगभद्रा नदी, ये सारी नदियाँ बहती हैं और इधर हिंद महासागर है। तो जैसा कि क्वेश्चन में पूछा था कि गारो पहाड़ियाँ किधर हैं, तो गारो पहाड़ियाँ नॉर्थ ईस्ट स्टेट इंडिया में है। वहीं किरथर और सुलेमान पहाड़ियाँ किधर है, तो इधर अफ़गानिस्तान साइड में है। उधर और एक क्वेश्चन में पूछा था कि सोन नदी किधर है, तो ये सेंट्रल इंडिया, नर्मदा नदी कहाँ है, तो ये नर्मदा नदी सेंट्रल इंडिया में है।
इसके अलावा नॉर्थ में हिमालय पर्वत है और इधर चाइना है। उसके अलावा हिमालय, तिब्बत, सिक्किम ये राज्य हैं। उसके अलावा यूपी में गंगा नदी गोमती नदी बहती हैं। तो आते हैं, और उसके अलावा सतपूर्णा, विंध्य, सतपूर्णा पहाड़ियाँ, ताप्ती ये महाराष्ट्र साइड में पड़ती हैं। तो आई होप आपको वीडियो ये समझ में आया होगा। तो आते हैं अगले पॉइंट पर, और इस मानचित्र पर सिंधु और उसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करिए। तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के अगर बारे में हम पता लगाने आते हैं तो सिंधु नदी ये रही, और सिंधु नदी की सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज और ब्यास नदियाँ हैं। तो ये सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। इसके अलावा हम आते हैं कि सहायक नदियों को कहते हैं। उसके बाद एक 447 वर्ष पूर्व इन नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले थे, और गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्री इलाकों में विकास 2500 वर्ष पहले शुरू हो गया था। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, गंगा और उसकी सहायक नदियों को सोन का पता लगाओ। तो गंगा और उसकी सहायक सोन नदियाँ, तो ये गंगा नदी हो गई। उसके बाद यमुना नदी और इसकी सहायक नदी सोन नदी जो मध्य प्रदेश से निकलती है, और उसके अलावा बिंद जो चंबल नदी ट्रिब्यूटरी है यमुना नदी की, और इस चंबल नदी यमुना नदी में जाके मिल जाती है। तो ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरी हो गई। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। इससे पहले हम ये मानचित्र में ये पॉइंट देखते हैं। आधुनिक एशिया में आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, म्यांमार और चीन आदि पड़ोसी देशों, दक्षिण में एक महाद्वीप का छोटा सा भाग और पर्वतों के कारण महाद्वीप उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसके अलावा गंगा और उसकी सहायक नदी सोन का पता लगाइए। तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद जो प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था, नदियों के आसपास के जगह को मगध नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे, और उन्होंने विशाल राज्य स्थापित किया था, और इन हिस्सों को ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। उसके अलावा लोगों को सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा करनी पड़ती थी, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करना पड़ता था। तो कभी हिमालय जैसी ऊंची पहाड़ियों, तो कभी रेगिस्तान, तो कभी समुद्रों के कारण जोखिम भरी रहती थी। फिर भी यात्रा करने के लिए असंभव नहीं था, और लोग यात्रा करते थे। तथा कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक दूसरे स्थान पर जाया करते थे। तो कभी बाढ़ आने से, कभी फ्लड आने से, तो कभी प्राकृतिक आपदा, भूकंप, ज्वालामुखी, अलग अलग चीज़ें आने के कारण लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते थे। इसके अतिरिक्त व्यापारी के काफिले में जाया करते थे, जहाज़ें साथ में जाती थी, मूल्यवान वस्तु लेकर एक दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव तक और कस्बे तक जाया करते थे। कुछ लोग रोचक स्थानों को खोजने की चाह की उत्सुकतावश यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्रियों को लोगों के एक दूसरे विचारों को जानने को अवसर मिलता था। लोग आज यात्राएं क्यों करते हैं? तो एक बार फिर मानचित्र को देखिए। पहाड़ी, पर्वत और समुद्र उपमहाद्वीप प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों को सीमाओं को पार आसान नहीं है। ऐसा पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके, गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप से कुछ लोग यहाँ तक आए और बस गए, और अवमानना और संस्कृति परंपराओं में समृद्ध हुए। इसके बाद कई सौ वर्षों तक लोग पत्थर तराशने और ज़मीनों तक भोजन बनाने के तरीके के बारे में एक दूसरे विचारों को अपनाते रहे। फिर तो इस तरह से लोग जैसे अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करते रहे। उसके बाद देश का नाम, तो भारत का नाम कैसे पड़ा, क्यों पड़ा, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो अपने देश के लिए प्रायः इंडिया, भारत नाम जैसे प्रयोग किया जाता है। इंडिया का इंडस से निकला है, और जो संस्कृत के सिंध वर्ड से लिया गया है। इसके अलावा एटलस में ईरान और यूनान का नाम पता लगा, और लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु की हिंदोस और इंदोस, इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहा था। हिंदोस और इंदोस की जो पूर्व की भूमि थी उसको इंडिया कहा था। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों को एक समूह को किया जाता था। भारत नाम था जो उत्तर पश्चिम में लोग रहते थे उसके नाम पर किया जाता है। वहीं हम अपने भारत के अगर पौराणिक कथाओं की बात करें, तो भारत के पौराणिक कथाओं के अनुसार भरत के नाम पर भारत पड़ा था। इसके अलावा भारत का नाम
और आर्यावर्त जाम्बुद्वीप पढ़ा था। इसके अलावा ये दो जो सिंधु से हिंदोस और इंदोस आए थे उसी के नाम पर पढ़ा था। उसके बाद इसके रहने वालों के समूह पर पढ़ा था। इस समूह को उल्लेख संस्कृत के आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी हुई थी और इस कृति को ऋग्वेद में लिखा गया है। इसके बाद इसका प्रयोग होने लगा था। अब आते हैं अगले पॉइंट पर और पांडुलिपि की बात करते हैं। ताड़ पत्रों से बनी पांडुलिपि को पृष्ठ कहते हैं। तो पांडुलिपि अतीत के बारे में कैसे जानें? तो अगर हम प्राचीन काल में जानने के लिए अगर हम बात करें तो अतीत के बारे में हम सटीक जानकारी जानने के लिए हमारे पास दो ही चीज़, एक आज के ज़माने में अगर बात करें तो आज के ज़माने में एक किताब ही हो सकती है जो कि अतीत के बारे में बता सकेगी। तो अतीत के बारे में हम कैसे प्राप्त करें? तो अतीत की जानकारी कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इसका तरीका है अतीत की लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तकें लिखित होने के कारण हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कहा जाता है। जो पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी उसे पांडुलिपि कहते थे। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द और लैटिन भाषा में मेनू का अर्थ होता है हाथ से, मतलब जो हाथ से लिखा जाता है उसे मैन्युस्क्रिप्ट कहते थे। पांडुलिपि प्रायः ताड़पत्रों और हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज पहाड़ों के छाल के विशेष रूप से भोजपत्र पर लिखी जाती थी। इसके अलावा पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी जाती थी और किताब को बचाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक बांध दिया जाता था और भोज पेड़ और छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि तुम कहाँ देख सकते हो। तो जैसे पांडुलिपि ये होती थी कि ताड़ के पत्तों और उसके अलावा भोज के पत्तों को मिला के और पत्तों पर लिखा जाता था। लेकिन इसके एक डिसएडवांटेज ये थे कि ये कुछ वर्षों बाद कीड़े मकोड़े लगने की वजह से ये ख़राब हो जाते थे, तो और इसलिए ये ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं थी। और पांडुलिपि ऐसे लिखी जाती थी। और आते हैं और आगे की पढ़ते हैं। तो इतने वर्षों के बाद पांडुलिपि कीड़े मकोड़े खा जाते थे और जो नष्ट हो जाती थी। फिर भी ऐसी पांडुलिपि आज भी उपलब्ध है। प्रायः पांडुलिपि मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। जो कि मंदिर होते हैं या विहार, यानी जो बौद्ध संप्रदाय के लोग होते हैं उनके विहारों में, यानी जहाँ विहार वो होता है जहाँ बौद्ध संप्रदाय के लोग वहाँ पर रुक के अपनी शिक्षा दीक्षा या प्रार्थनाएं या प्रेयर करते हैं, उसे विहार बोलते हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों, राजाओं और औषधियों के बारे में लिखा गया है तथा विषयों पर चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त यहाँ महाकाव्य और कविताएं, नाटक भी हैं। इनमें कई संस्कृत में लिखे हुए हैं जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल भाषाओं में लिखे गए हैं। जैसे कि हमारी भाषा के बारे में बात करें तो प्राकृतिक, अपभ्रंश, पाली और अलग अलग भाषाओं में प्रयोग ग्रंथ लिखे जाते हैं। उसके बाद प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे और उस समय प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे, मतलब जनसाधारण करते थे। अब हम बात करते हैं कि अतीत के बारे में जानने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला तो पुस्तक, दूसरा अभिलेख। और अभिलेख और मतलब पांडुलिपि में क्या अंतर होता है इसके बारे में हम अभी आपको बताते हैं। जो कि अभिलेख ये होता है कि अभिलेख मतलब एक पत्थर या ठोस पदार्थों पर लिखा जाता है, जबकि पांडुलिपि एक पत्ते या एक मतलब सामान्य यानी सॉफ्ट में लिखा जाता था और ये ड्यूरेबल कम होता था, जबकि अभिलेख ज़्यादा ड्यूरेबल होता था। अभिलेख पत्थरों पर लिखा जाता है। तो आइए पढ़ते हैं और आगे हम जानते हैं इस इंटरेस्टिंग फैक्ट को। तो अभिलेख का अध्ययन कर सकते हैं। लोग पत्थर अर्थात धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते हैं। उसके अलावा कभी कभी शासक अन्य लोग अपने देशों की तरह उत्कीर्ण करवाते थे, मतलब जो राजा होते थे वो अपने अभिलेख बनवाते थे। जैसे कि पुलकेशिन द्वितीय का अहेलो इंस्क्रिप्शन, सम्राट अशोक के 14 शिलालेख, अलग अलग शिलालेखों पर अपना नाम और ख्यातियाँ लिखवाते थे कि जिससे हमें रहें या ना रहें हमारे बारे में जानते थे। जैसे सम्राट अशोक के 14 अभिलेख हैं। और उसके बाद तो हम बात करते हैं कि जो कि बाद में लोग इसका पालन कर सके और कुछ नियम भी लिखवाते थे और अभिलेख मिलते थे। राजाओं, रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों को भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए थे। उदाहरण के लिए शासक लड़ाइयों के बारे में अर्जित विषयों के लेखा जोखा रखते थे। जैसे अशोक अपने या कोई भी सम्राट अपने लिख के बारे में एक अभिलेखों पर लिखवा देता था शिलापट्टों पर। तो आते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट को पढ़ते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराना अभिलेख वर्तमान में अफगानिस्तान के कंधार में प्राप्त हुआ। जो कंधार जगह अफगानिस्तान में वहाँ पर प्राप्त हुआ। अभिलेख में सम्राट अशोक द्वारा आदेश को लिखा गया है। इसके शासक में अध्याय 8 में इसे पढ़ाया जाएगा और इसकी इस लिपि में प्रयोग किया गया है। लिपि अक्षरों को बोलते समय और पढ़ते समय और अभिलेख की यूनानी भाषाओं और
जैसे कुछ अभिलेख यूनानी भाषाओं के अरमाइक नामक 2 भिन्न लिपियों में लिखी गई है, यूनानी और अरमाइक भाषाओं में लिखी गई है। और बात करते हैं, क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने का क्या लाभ थे? ऐसा करवाने से क्या कठिनाई आती थी? कठोर सतह पर लिखवाने से पहला लाभ ये है कि ये चीज़ जल्दी टूट नहीं सकती और ज़्यादा समय तक ड्यूरेबल रहेगी, जिससे इसे ख़त्म होने के चांस कम हो जाते हैं। वहीं अगर हम पांडुलिपि पर लिखते हैं तो ताड़पत्र ख़त्म होने और उसे नष्ट होने में बहुत कम समय लगेगा, या कहीं जल जाएंगे, या कहीं भूल जाएंगे, या सड़ जाएंगे। इस तरह से अगर पांडुलिपि ख़त्म हो सकती है, लेकिन एक अगर पत्थर पर लिखवा के और बनवाया जाए तो वो ज़्यादा समय तक ड्यूरेबल होता है। ऐसा करवाने से क्या कठिनाई आती है? तो अगर इस पर अभिलेख पर लिखवाने हैं तो ज़्यादा कलाकारी और आर्ट की ज़रूरत होती है, जबकि पांडुलिपि पर ज़्यादा आर्ट की नहीं, केवल ताड़पत्र और भोज के पत्तों पर लिखा जाता है, और जो कि ज़्यादा समय तक ड्यूरेबल नहीं रहता, लेकिन अभिलेख ज़्यादा समय तक ड्यूरेबल रहता है। इसके अतिरिक्त हम अन्य वस्तुओं अतीत के बारे में प्रयोग लाई जाती है, ऐसी वस्तु को अध्ययन करने के लिए पुरातत्वविद कहलाता है, और जो व्यक्ति अतीत के बारे में पढ़ता है उसे पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद पत्थर और ईंटों के बारे में अवशेषों और चित्रों मूर्तियों के अध्ययन करते हैं। पुरातत्वविद वो होता है जो प्राचीन काल के अतीत के बारे की चीज़ों को पढ़ता है, समझता है, उसके बारे में ज्ञान लेता है, उसे पुरातत्वविद कहते हैं। और पुरातत्वविद जैसे राखालदास बनर्जी, दयाराम साहनी ये थे जिन्होंने मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यताओं का खोज किया था। उसके अलावा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो देहरादून पे है। ये सब एडिशनल फैक्ट जानना चाहिए। उसके अलावा हम एक प्राचीन नगर से प्राप्त, बाएं में एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है, मतलब एक प्राचीन नगर से प्राप्त ये पात्र है, मतलब घड़ा है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता है, यानी 4700 बिफोर पहले यूज होता था। उसके बाद दाएं एक पुराने चांदी का सिक्का, और ये दाएं में एक चांदी का सिक्का है, और इन सिक्कों का प्रयोग 2500 वर्ष पूर्व होता था, यानी 4700 वर्ष पहले इस तरह से पात्र यूज किए जाते थे, और 2500 साल पहले ये किए जाते थे। तो इसका प्रयोग आने वाले सिक्कों को कैसे भिन्न है? तो प्रयोग कैसे भिन्न है इसके बारे में पढ़ते हैं। इन सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई करते थे। इनमें वस्तुएं पत्थर और धातुओं से बनी होती थी, कठोर और जल्दी नष्ट न होने वाली होती। जो कठोर धातुएं होती हैं ये वो जैसे तांबे, इन सब चीज़ों पर अगर हम कठोर धातु पर अपना अभिलेख लिखवाते हैं तो वो जल्दी नष्ट न होती है, जबकि वही हम पांडुलिपि पर लिखते हैं तो वो जल्दी नष्ट होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। उसके अलावा पुरातत्वविद जानवर, चिड़िया, मछली और हड्डियों भी ढूंढते हैं। पुरातत्वविद जो होते हैं मतलब प्राचीन अतीत के बारे में जानकारी रखने वाले इच्छुक व्यक्ति होते हैं। वो हड्डियों, मछली और चिड़िया ऐसा क्यों करते हैं? तो उनके करने का रीज़न होता है कि प्राचीन काल में लोग कैसे थे, उनका रहन सहन क्या था, उनकी वस्त्र कैसे थे, उनके बारे में, अवशेषों के बारे में पता लगाते हैं, और जिनसे मदद मिलती है। अतीत के बारे में लोग क्या खाते थे, कैसी वनस्पतियाँ बहुत मुश्किल से बच पाते हैं, तथा अन्न के दाने अथवा लकड़ियों के टुकड़े जल जाते थे और बचे रहते थे। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों की अवशेष मिले होंगे? कपड़ों के अवशेष क्या होते हैं? मतलब पुरातत्वविदों को प्राचीन काल के कपड़े पहनते थे, उसके अवशेष मिले होंगे। पांडुलिपि, अभिलेख और पुरातत्व के ज्ञान जानकारी के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। अगर पांडुलिपि, अभिलेख और पुरातत्व से जो 3 चीज़ों से जो चीज़ें प्राप्त होती हैं उसे स्रोत वर्ड यूज किया जाता है। स्रोत मतलब ये सोर्स, अगर इंग्लिश में वर्ड करें तो स्रोत। और सोर्स क्या होता है? तो हमें किस चीज़ों से इनकम ही होता है। जैसे आज के ज़माने में हम इंटरनेट से सोर्स उपलब्ध कराते हैं, वैसे ही हमें अतीत के बारे में 3 चीज़ों से, पांडुलिपि, अभिलेख और पुरातत्व से प्राचीन काल के सोर्स के बारे में पता चलता है। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार किसे कहते हैं? जो अतीत का यानी प्राचीन काल का, हमारे प्राचीन काल के कल्चर का, सोसाइटी का, उसके बाद रहन सहन आदि चीज़ों का अध्ययन करते हैं, उसे साहित्य कहते हैं। स्रोत का पता करने में अतीत के बारे में पढ़ना बहुत ही रोचक हो जाता है, क्योंकि स्रोत को सहायता से हम अतीत को पुनर्निर्माण करते हैं। इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह होते हैं जो स्रोतों का प्रयोग सुराग की तरह करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं।
है। अतीत एक या अनेक, अतीत एक पर्यायवाची शब्द है और अतीत के मतलब अनेक हो सकते हैं। अतीत का मतलब सिर्फ ज्ञान नहीं होता, अपितु अतीत का मतलब वहाँ पर कल्चर, सोसाइटी, रहन सहन, रीति रिवाज, शिल्पकार, समाज, राजा और इन सभी चीज़ों को जानने के लिए अतीत के बारे में हम जानते हैं। तो क्या तुम इस पुस्तक में शीर्षक अतीत पर ध्यान दिया? अतीत शब्द एक बहुवचन शब्द है और ऐसा इस तथ्य से हम ध्यान दिलाने के लिए किया गया है। अलग अलग समूहों के लिए, लोगों के लिए अतीत शब्द अलग अलग मायने रखता है। जैसे अलग अलग समूह जो अपने फील्ड से है, जैसे मान लीजिए कि एक सिविल इंजीनियर है, तो सिविल इंजीनियर को अतीत के लिए क्या महत्व रखेगा? तो सिविल इंजीनियर एक अपने अतीत के बारे में सोचेगा कि हमारे 500 साल पहले सिविल इंजीनियर के घर कैसे बनते थे, उसकी घर की संरचना कैसी थी, कैसे स्ट्रक्चर बनते थे, कैसे स्ट्रक्चर की फाउंडेशन बनता था, नगरों की प्लानिंग कैसी होती थी और नगरों में पानी का सिस्टम, सैनिटाइजेशन कैसे होता था, नगरों में जल निकासी, अलग अलग चीज़ों के बारे में वो ध्यान देगा। वहीं एक इतिहासकार उस समाज की दशा को बदलेगा। वहीं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अगर सोचे तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर उस समय 100 साल पहले होना पॉसिबल ही नहीं है। तो मतलब 500 साल पहले मतलब एक इलेक्ट्रिक की एक इन्वेंशन ही नहीं हुआ था, तो वो अपने अतीत के बारे में सोचेगा तो वहाँ पर उसे नहीं मिल पाएगा। उसी तरह एक मैकेनिकल इंजीनियर सोचे तो इस तरह से अतीत के बारे में सब अपने अपने परिदृश्य से सोचेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। ध्यान दिलाने के लिए किया गया है। अलग अलग समूहों को, लोगों को अतीत के बारे में अलग अलग मायने रखते थे। तो जो अलग अलग समूह के लोग हैं उनके लिए अतीत के अलग अलग मायने रखते हैं। उदाहरण के लिए पशुपालकों, कृषकों का जीवन, रक्षाओं और रानियों के जीवन तथा व्यापारियों को जीवन, शिल्पकारों के जीवन में बहुत भिन्न भिन्न था। जैसा कि आज हम देखते हैं कि समाज में, देश में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए अंडमान द्वीप अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियों को पकड़कर, शिकार करके, फल फूल और संग्रह प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य सामग्री के लिए अन्य वस्तुओं पर निर्भर करते हैं। इस तरह से भेद विभेद विद्यमान रहते थे। इसके अतिरिक्त अन्य तरह के भेद भी होते हैं। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि शासकों द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों को काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे और कृषकों के पशुपालकों जैसे आदमी को प्राय कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व सहायता से हमें अपने जीवन की जानने की मदद मिलती है, हालांकि इसके लिए बहुत कुछ जानना शेष है। जैसे कि राजा जो होते थे वो अपने अभिलेख, अपनी लड़ाइयों के बारे में बात करते थे, लेकिन हम वहीं कृषक या आम आदमी अपनी लड़ाई मतलब उसके जीवन के बारे में हमें पता नहीं चलता, क्योंकि उसके बारे में नहीं लिखा हुआ। जैसे हम मान लीजिए 261 ईस्वी BC की बात करते हैं। उस समय सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध जीता, लेकिन एक उस समय हम कोई ये नहीं बता सकता कि उस समय समाज की व्यवस्था कैसी थी, किसान कैसे थे, किसान के खान पान की व्यवस्था कैसी थी, इन सब के बारे में कहीं नहीं वर्णन किया गया। वहीं 261 BC में कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन किया गया। तो राजा महाराजा अपनी ख्यातियों और प्रशंसाओं को वर्णन करने के लिए अभिलेख और पत्रों पर लिखवाते थे, जिससे हम कुछ तो इस तरह से हम वहाँ के पशुपालक या आम नागरिकों के बारे में अभी भी जानना हमें बहुत कुछ बाकी है। आइए अगले टॉपिक पर बात करते हैं, और तिथियों का मतलब। तो अगर कोई तुमसे तिथि का विषय पूछे तो शायद उस दिन तारीख, माह, वर्ष और 2000 वर्षों से पूर्व कोई वर्ष बताओगे। यदि वर्ष की गणना ईसा पूर्व और प्रवर्तक मसीह की तिथि से की जाती है तो 200 वर्ष पहले कहने का तात्पर्य ईसा मसीह का जन्म 200 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह का जन्म पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व, ईसा से पहले ही होती हैं। इससे पूर्व की पुस्तक को 200 से अपनी प्रारंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान युग में तिथियों का उल्लेख करते हैं। तो इस चीज़ का मतलब ऐसा है कि जैसे अगर हम ईसा पूर्व की बात आती है तो हम इसको डिटेल में पहले ही बताते हैं। जैसे पुस्तकों में लिखा होता है BC यानी बिफोर क्राइस्ट। उसके बाद लिखा होता है AD यानी एनो डोमिनी। तो BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट और AD का मतलब है एनोडाइस। हम इसको डिटेल में बात करते हैं कि सपोज करिए कि एक लाइन पर ईसा मसीह है यहाँ पे, यानी मिडिल में, ठीक। ईसा मसीह का जन्म हुआ है यहाँ पर। और अगर इससे पूर्व की बात करें यानी लेफ़्ट साइड और राइट साइड, दो साइड, तो इधर अगर हम लेफ़्ट साइड में जाते हैं तो ये बिफोर यानी BC हो जाता है, इधर जाते हैं तो
एडी हो जाता है। तो एडी जैसे कि ईसा मसीह को अगर हम जीरो रेफरेंस मानते हैं तो जीरो रेफरेंस से इधर माइनस में जाते हैं तो ये घटता हुआ जाता है, इधर बढ़ता जाता है, जैसे 2001, 2021, 2022, 2023, और वही लेफ्ट साइड में जाते हैं तो ये घटता जाता है। तो यानी ईसा मसीह के जन्म से रेफरेंस पॉइंट मानते हुए हमें अगर ईसा से जन्म से कितने पहले की बात करें तो ये बीसी हो जाता है, वहीं आगे बात करें तो एडी हो जाता है, यानी एनी डोमिनी। उसके अलावा हम बात करते हैं कि बीसी को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे बीसीई, यानी इसका मतलब होता है बिफोर कॉमन इरा। उसके अलावा हम बात करते हैं एडी का मतलब, एडी को सी भी कहीं कहीं भी लिखा जाता है पुस्तकों में, तो सी का मतलब होता है कॉमन इरा, और कहीं कहीं पुस्तकों में बीपी वर्ड लिखा होता है। तो बीपी का मतलब होता है बिफोर प्रेजेंस, बीपी का मतलब होता है बिफोर प्रेजेंस, बिफोर प्रेजेंस। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि बीसी, एडी, उसके अलावा बीसीई, और उसके अलावा सी। तो इन चार चीज़ों का मतलब समझ आया, बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा से पहले, और इसका ईसा से बाद, और बीसी का मतलब बीसी का ही दूसरा नाम होता है बिफोर कॉमन इरा, और एडी का मतलब होता है कॉमन इरा, और उसके अलावा एक पॉइंट वीपी। तो इन पांचों पॉइंट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं, आगे पढ़ते हैं तिथियों, इतिहास और तिथियां। तो इसको पढ़ते हैं। अंग्रेजी में बीसी यानी हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट होता है, और उसके कभी कभी कुछ तिथियों को पहले एडी हिंदी में लिखा मिलता है, वहीं एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से मिलता है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह से जन्म से वर्ष के बाद। तो जैसे हम रेफरेंस पॉइंट पहले भी बताए हैं कि ईसा मसीह के जन्म को रेफरेंस मानते हैं, और उससे पहले की चीज़ को बीसी मानते हैं, और उसके बाद की चीज़ को एडी मानते हैं। कभी कभी एडी की जगह पर सी लिखा होता है, बीसी की जगह पर बीसी का प्रयोग होता है, और सी के अक्षरों का प्रयोग कॉमन इरा और बीसी के बिफोर कॉमन इरा का प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा सामान्य प्रयोग ऐसे होता है, और लगभग 200 वर्षों से पूर्व प्रारंभ हुआ। इसका प्रयोग लगभग 200 वर्ष से पूर्व से प्रारंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी में बीपी अक्षरों को लिखा जाता है, इसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंस या वर्तमान में रहते हैं। पृष्ठ 3 पर दो तिथियां जिनको पता लगाओ कि उनमें तुम किस अक्षर समूह का प्रयोग करते हो। अब हम आते हैं अन्यत्र। जैसा कि हमने पढ़ा कि अभिलेख कठोर सतहों के उत्कर्ष करवाए जाते थे, इसमें कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व माने गए थे। सभी अभिलेखों, लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। साथ में अभिलेखों को प्रयुक्त भाषाओं और लिपियों में कुछ बदलाव आ चुके हैं। विद्वान ये मानते हैं कि क्या लिखा गया था इसका अज्ञात लिपि, और इस प्रक्रिया को लगाया जा सकता है। इस प्रकार अज्ञात लिपि के बारे में प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका के मिस्र से मिलती है, जो 500 वर्ष पूर्व राजा रानी थे। जैसे लिपियों का हर चीज़ का मतलब अलग अलग होता है, तो इसके बारे में मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नामक एक कस्बा था। वहाँ पर एक उत्कीर्ण पत्थर था जिस पर 3 विभिन्न भाषाओं का लिपियों के लेखा जोखा के बारे में लिखा गया था, तथा कुछ यूनानी भाषाओं पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि राजा रानियों के छोटे छोटे फ्रेम दिखाए गए और उन्हें करतूस कहते थे। राजा रानी के जो छोटे छोटे फ्रेम थे उन्हें करतूस कहा जाते थे। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी और मिस्री संकेतों को अलग बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों को समानार्थक ध्वनि की पहचान की। जैसा कि कुछ दोस्त देखते हैं कि अक्षर के शेर तथा ये अक्षर, उन्होंने ज्ञान दिया कि विभिन्न अक्षर और विभिन्न तरीकों से आसानी से अभिलेख प्राप्त किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम उपयोगी तत्व जो हमने पढ़ा है उसके बारे में हम जानते हैं। तो जैसे कि उपयोगी शब्द यात्रा, तो यात्रा कौन करता है? जिसे जानने की इच्छा होती है या जो तत्वों को जानने की रुचि रखता है, जो अलग अलग घूमता है और अलग अलग प्लेसों पर जाता है, उसको वो यात्रा करता है। यात्रा से हमें अतीत के बारे में जानने की, महल जैसे महल होते हैं, नदियाँ होती हैं, झरने होते हैं, तालाब होते हैं, या उसके अतीत के समाजों के बारे में जानना या म्यूजियम में जाना, इन सब चीज़ों से हमें यात्रा करने से इसके बारे में पता चलता है। वहीं पांडुलिपि वो होती है जो ताम्रपत्र पर हाथ से लिखी जाने वाली स्क्रिप्ट होती है, और इंग्लिश में इसे मेन्यू स्क्रिप्ट कहते हैं, और इसकी शुरुआत 2250 वर्ष पूर्व हुई थी। वहीं अगर ऋग्वेद की बात करें तो 3500 वर्ष पहले हुई थी। और इसके अलावा 4700 वर्षों में 4700 जैसे 47 ईयर बिफोर जो कि पात्रों पर लिखा जाता था, वहीं 2500 वर्ष पहले
जो कि तांबे के सिक्के या इन सब पर लिखा जाता था। और ये तो हो गई अभिलेख के बारे में। और पांडुलिपि जो हाथ से लिखी जाती थी उसके बारे में इंस्क्रिप्ट की बात करते हैं। तो पांडुलिपि मतलब जो जो कि हाथ से लिखी जाती थी और पत्तों पर लिखी जाती थी। अभिलेख जो कठोर होती थी, पत्थर सिक्के इन सब चीज़ों पर लिखी जाती थी और ये ज़्यादा ड्यूरेबल होती है। पांडुलिपि कम ड्यूरेबल होती है। और अभिलेख राजा महाराजा लिखवाते थे और वो लंबे समय तक रहते थे। उसके बाद हम पुरातत्व की बात करें, जो प्राचीन तत्वों या अतीत के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है उसे पुरातत्व कहते हैं। इतिहासकार जो अतीत के बारे में जानने की इच्छा रखता है उसे इतिहासकार कहते हैं। और अतीत के सभ्यता, समाज और उसके चीज़ों के बारे में वर्णन करता है उसे इतिहासकार कहते हैं। स्रोत क्या है? तो स्रोत कैसे है, जैसे पांडुलिपि, अभिलेख और पुरातत्व, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर अगर जो चीज़ हमें प्राप्त होती है उसे स्रोत कहते हैं। तो जो हमें अलग अलग चीज़ों से पांडुलिपि में क्या लिखा गया है, अभिलेख में क्या लिखा गया, पुरातत्व में जैसे कि हड्डी मिली, कपड़े मिले, या जैसे कालीबंगा में काली चूड़ियाँ मिली थी, इस तरह से अलग अलग चीज़ें मिलती हैं तो उसे स्रोत कहते हैं। अज्ञात लिपि, जिस लिपि को हमें पढ़ा नहीं जा सकता या जिसका अर्थ नहीं निकाला जा सकता उसे अज्ञात लिपि कहते हैं। जैसे कि वर्तमान समय में हमें प्राप्त लिपियाँ हैं, जैसे खरोष्टी है, अरमाइक है, देवनागरी है, गुरुमुखी है, उसके अलावा बहुत सारी लिपियाँ हैं। अज्ञात लिपि का तात्पर्य ये भी होता है कि जिसका हम पता नहीं लगा पा सकते। तो आई थिंक आज आपको ये सारे वर्ड का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो तुम्हें एक पुरातत्वविद का साक्षात्कार लेना है। एक सपोज करिए कि आपको एक पुरातत्वविद का साक्षात्कार लेना है, तो तुम उन 5 प्रश्नों की एक सूची तैयार करोगे, उसमें पुरातत्व को पूछना चाहोगे। जैसे आप एक पुरातत्वविद के लिए मिलना है तो आप उन 5 तत्वों को क्या, तो आप 100 वर्षों आप पूछोगे कि 1000 साल जैसे आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि 1000 साल पहले घर कैसा था, उसमें रहते कैसे लोग थे, उसके अलावा उस समय लोग ट्रैवलिंग कैसे करते थे, नाव थी, या अगर सोचो कि उससे 1000 साल या 10,000 साल या 5000 साल पहले लोग कैसे मूवमेंट करते थे, बस ट्रेन तो थी नहीं, तो उस तरह से हमें क्वेश्चन हमारे मन में कल्पना आनी चाहिए। तो आइए हम एक्सरसाइज को करते हैं। उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ, जैसे कृषि का आरंभ 8000 ईसा पूर्व हो चुका था। उसके बाद सिंधु सभ्यता का वर्ष 4700 वर्ष पूर्व होगा। उसके बाद गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य जो 2500 वर्ष पूर्व हुआ, वर्तमान में लगभग 200 वर्ष पूर्व है। तो आइए हम एक्सरसाइज करते देखते हैं, आओ करके देखें। तो नर्मदा घाटी की बात करें तो नर्मदा घाटी के किनारे क्या होता था, तो आखेट और संग्रहण होता था। उसके बाद मगध क्या था, तो मगध जैसे कि हमें यहीं दिख रहा है, मगध एक बड़ा राज्य था। तो मगध क्या था, एक बड़ा राज्य था। उसके अलावा हम गारो की पहाड़ियों की बात करें तो गारो की पहाड़ियों के नीचे क्या था, तो आरंभिक खेती होती थी यहाँ पे। उसके बाद सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, तो सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ की बात करें तो यहाँ प्रथम नगर था। उसके अलावा गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी में 2500 वर्ष पूर्व यहाँ पर 2500 वर्ष पूर्व नगर थे यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये सारे मिलान हो गए। आइए फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। नर्मदा घाटी आखेट और संग्रहण होता था, वहीं मगध एक बड़ा राज्य था। गारो पहाड़ियाँ आरंभिक कृषि की जाती थी। सिंधु घाटी और इसकी सहायक नदियाँ प्रथम नगर होते थे। उसके बाद गंगा घाटी लगभग 2500 पूर्व के नगर थे। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, और पांडुलिपि और अभिलेख में अंतर बताइए। तो जैसे हम बात करते हैं, एक तरफ पांडुलिपि एक तरफ अभिलेख। पांडुलिपि जो कि नष्ट हो जाती थी, यानी डिस्ट्रॉय जल्दी हो जाती थी, यानी 100 वर्ष या 50 वर्षों या मतलब 1000 सालों में ख़त्म हो जाती। लेकिन अभिलेख बहुत सालों तक रह सकते हैं, क्योंकि ये कठोर होते थे और ये पत्ते पर होते थे। इस पर लिखना आसान होता था और इस पर लिखना कठिन होता था। अभिलेख पर लिखना कठिन होता था क्योंकि उस पर एक आर्किटेक्चर या शिल्पकार की ज़रूरत होती थी। वहीं अभिलेखों ज़्यादा समय तक ड्यूरेबल थे, जबकि पांडुलिपि कम समय, और पांडुलिपि हाथ से लिखी जाती थी। तो ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में बात कर। उसके अलावा आओ चर्चा करें। तो रसीदा के लिए प्रश्न फिर से पढ़ो। तो रसीदा के प्रश्न फिर से पढ़ो। तो रसीदा के प्रश्न फिर से पढ़े। तो रसीदा ने उसका उत्तर दीजिए। रसीदा का प्रश्न क्या था कि 100 साल पहले
क्या था, 100 साल पहले को क्या हुआ था। तो 100 साल पहले जैसे कि रसीदा के मन में 100 साल पहले की जानने की इच्छा हुई कि 100 साल पहले देश में क्या हुआ, तो रसीदा सोच सकती है कि 100 साल पहले जैसे 4 फरवरी, जैसे 2022 में रसीदा बैठ के सोच रही है कि हम 100 साल पहले क्या हुआ। तो 4 फरवरी 2022 को, सॉरी 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ। इसके अलावा रसीदा ये भी सोच सकती है कि उस समय लोग कैसे थे, वहाँ का पहनावा क्या था, उस समय कौन सा ओलंपिक गेम चल रहा था। उसके अलावा रसीदा के मन में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि उस समय 1922 में जैसे कि असहयोग आंदोलन था, चौरी चौरा कांड हुआ था। तो इन सब क्वेश्चनों के बारे में रसीदा को जानने की अगर इच्छा हुई तो वो क्या करेगी, तो वो पुस्तकों को पढ़ेगी जो कि इस समय अभिलेख। उसके अलावा पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची बनाओ, इनमें कौन सी वस्तुएं पत्थर से बनी हो सकती हैं। जैसे पुरातत्वविदों को जैसे ताम्रपत्र मिलते हैं, सिक्का मिलते हैं, अभिलेख मिलते हैं, तो पत्थर से मिलने वाले हैं अभिलेख मिलते हैं। तो तीसरा और चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं साधारण स्त्री और पुरुष के कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे, इसके लिए बारे में तुम सोचो। साधारण स्त्री पुरुष के कार्यों का विवरण इसलिए नहीं रखा जाता था क्योंकि वो साधारण लोग थे और राजा महाराजा सिर्फ अपने बारे में अभिलेख पर लिखवाया करते थे और आम नागरिकों के बारे में कोई भी बात नहीं लिखी जाती थी। इसलिए उस समय के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होती है और इस तरह से होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसलिए राजा और महाराजाओं के बारे में तो पता चलता है, लेकिन साधारण नागरिकों के बारे में, वहाँ के किसान, कृषि या नाविक, इन सब चीज़ों के बारे में कोई पता नहीं चलता। क्वेश्चन 6, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उसके बाद कम से कम 2 ऐसी बातों का उल्लेख करिए जिनके अनुसार राजाओं और किसानों के बीच भिन्नता होती है। जैसे राजा की बात करें तो राजा गवर्नेंस चलाते थे, उनके पास पैसा था, रॉयल लाइफ थी और पॉलिसी मेकर थे। वहीं किसान एक फार्मिंग करते थे, सिंपल लाइफ था, नो मनी था और अनाज उगाते थे। ये भिन्नता थी। इसके अलावा राजा अपनी तारीफ अभिलेखों के माध्यम से कर देते थे, लेकिन किसान के बारे में लिखने के लिए या कोई अभिलेख, पैसा न होने के कारण वो अभिलेख या कुछ भी नहीं बनवा सकते थे। तो इस तरह से क्वेश्चन 6 का आंसर था। आओ करके देखें आप। एक शिल्पकार का पता लगाओ जो प्रचलित रूप से काम और 5 भिन्न भिन्न शिल्पों की सूची बनाओ और स्त्री पुरुष और इन दोनों के बारे में बात कीजिए। तो ये आपको करना है। उसके अलावा अतीत के पुस्तकों, किन पुस्तकों की लिखी गई है, तो इसके बारे में पुस्तकों को पढ़ा करेंगे। तो इसके साथ ही हम पहला चैप्टर कंप्लीट होता है और इसके साथ हम एक बार फिर से रिवीजन करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो अगर हम फिर से रिवीजन करें, जैसे कि तो हम अगर बात करें कि अतीत यानी प्राचीन कालों की बात करें कि प्राचीन काल में क्या होता है, तो हम शुरू किए थे जैसे कि लेक्चर की रसीदा नाम की एक लड़की है और उसके मन में आता है कि 100 साल पहले क्या हुआ था, उसके बारे में वो पढ़ती है। उसके बाद 100 साल पहले जैसे कि 100 साल पहले यानी 2022 से पहले 100 साल पहले 1922 होता है। तो 1922 में क्या था और 100 साल पहले कैसी थी, उसके बारे में उसको जानने की इच्छा होती है कि मतलब कैसे हम अतीत के बारे में जानें, अतीत के प्राचीन चीज़ों के बारे में कैसे जानें, इसके बारे में वो जानने की कोशिश करती है। उसके बाद अतीत के बारे में जानने के लिए हम ये भी सोचते हैं कि उस समय व्यापारी, पुरोहित, राजा और हम कहानियों के माध्यम से उस समय कैसी कहानियाँ चलती थी, इसके बारे में हमने पढ़ा। उसके अलावा हमने पढ़ा कि उत्तर और पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ थी जो कि 8,000 साल पहले गेहूं और जौ की खेती करती थी और भेड़ बकरी का पालन करती थी। उसके अलावा हमने ये पढ़ा कि उत्तर पूर्व में गारो के मध्य विंध्य हिमालय था। उसके अलावा वहाँ पर कृषि का विकास था और चावल उपजाया जाता था। उसके अलावा हमने पढ़ा कि सिंधु की सहायक नदी जो कि 47 ईस्वी पूर्व थी और नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हो चुका था। इसके अलावा हमने ये चीज़ पढ़ा कि गंगा नदी और सोन नदी कहाँ पर मिलती हैं, उनकी ट्रिब्यूटरी क्या है। तो गंगा यमुना की, जैसे गंगा की बात करें तो गंगा गोमुख से निकलती है, उसके बाद अलकनंदा
भागीरथी और अलकनंदा से मिलती हैं देवप्रयाग में, और देवप्रयाग के बाद ये यूपी में आती हैं और अलग अलग जाके यहाँ पर इंड हो जाती हैं। उसके अलावा हमने ये भी पढ़ा कि गंगा नदी और गंगा नदी के में राइट वेन ट्रिब्यूटरी यमुना नदी है। उसके अलावा हम ओल्ड सिटी की बात करें तो ओल्ड सिटी किसे कहते थे? गंगा के किनारे सिटी की मगध नाम से जाना जाता था। उसके अलावा हमने ये पढ़ा कि लोग प्राचीन काल में ओल्ड कल्चर क्या थी, पुरातत्व क्या था, संगीत कला क्या थी, इन सब चीज़ों के बारे में हमने अच्छे से बात की। उसके अलावा हमने इस चीज़ की बात की कि भारत देश में प्राय भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ा, इंडिया भारत का नाम क्या है, इंडिया और भारत, और इसका नाम कैसे पड़ा, तो इंडिया के बारे में इंडस नदी के बारे में हमने पढ़ा। उसके अलावा हमने ये भी पढ़ा कि 2500 वर्ष पूर्व यूरोपियन आए थे और उसके बारे में बात करें। उसके अलावा हमने ये भी पढ़ा कि हिंदोस और इंदोस नदियों के बारे में, सिंधु नदी के किनारे बसती है, उसके बारे में पढ़ा। उसके अलावा हमने एक एडिशनल फैक्ट ये भी पढ़ा कि 3500 ईसा पूर्व में ऋग्वेद में जो कि पांडुलिपि के बारे में लिखा गया था, उसके बारे में हमने पढ़ा। अतीत के बारे में कैसे जाने, कैसे लिखा जाता था, इस चीज़ों पर हमने पांडुलिपि और अभिलेख के बारे में डिटेल में पढ़ा। जैसे कि हमने पांडुलिपि को मैन्युस्क्रिप्ट कहा, और मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब हाथ से लिखा हुआ बताया। उसके अलावा हमने ये चीज़ पढ़ा कि जो पांडुलिपि होती है ये ताड़पत्रों और भोज और जो कि हिमालय नामक पेड़ पर मिलता था, जिसे भोजपत्र कहते थे। उसके अलावा हमने 2250 में पांडुलिपि के बारे में पढ़ा। उसके अलावा 4700 वर्ष पहले जो कि अफगानिस्तान मतलब पात्रों पर लिखा हुआ उसको हमने पढ़ा। उसके अलावा 2500 वर्ष पहले जो सिक्कों पर लिखा था उसके बारे में हमने पढ़ा। उसके अलावा हमने 2250 में अफ़गानिस्तान के कंधार में जो कि सम्राट अशोक के अभिलेख हैं उसके बारे में देखा और समझा, और उसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा की। उसके अलावा हम बात किए कि अतीत एक है या अनेक है। उसके बारे में अतीत के बारे में बात की तो अतीत अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। इसका बहुवचन जैसे रीति रिवाज, समाज और शिल्पकार, इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। उसके अलावा हमने अच्छे से BC बिफोर क्राइस्ट, AD और BCE इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। और उसके अलावा बिफोर क्राइस्ट और उसके अलावा हमने AD एंड डोमिनी, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। इसके अलावा हमने उत्तरी अमेरिका द्वीप को 5000 वर्ष पूरे की बात की। उसके अलावा हमने एक एडिशनल फैक्ट की बात करी कि जो लिपि पढ़ी नहीं जा सकती, जैसे मिस्र देश में भूमध्य सागर, जैसे मिस्र देश में पहले तो स्टैटिक फैक्ट्स की बात करते हैं, जैसे भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है वो स्वेज नहर जोड़ती है। उसके अलावा वहाँ रोसेप्टा नामक एक नगर है, रोसेप्टा नगर है, और राजा रानी जो फ्रेम कराया जाता है उसे बोलते हैं करतूस। इसके अलावा हमने ये समझा कि यात्रा क्या होती है, तो यात्रा करने में रुचि रखता है। उसके अलावा हमने पांडुलिपि के बारे में पढ़ा जो हाथ से लिखी जाती है, और स्क्रिप्ट होता है मैन्युस्क्रिप्ट। इसके अलावा हमने अलग इतिहासकार जो अतीत के बारे में जानने की इच्छा रखता है इसके बारे में बात की। उसके अलावा हमने पुरातत्व के बारे में बात की कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है, देहरादून। उसके अलावा स्रोत क्या होते हैं, जैसे हमने पढ़ा कि स्रोत क्या होते हैं, तो ये स्रोत जैसे पांडुलिपि हो गई, अभिलेख हो गए, और उसके अलावा सिक्के, पहचान और हड्डी, पुरातत्व की जो चीज़ें मिलती है उसके बाद बात की। उसके बाद हमने बात की अज्ञात लिपि, तो अज्ञात लिपि क्या हो जिससे हमें पता ना हो। उसके अलावा ज्ञात लिपि जैसे खरोष्टी है, अरमाइक है, देवनागरी है, गुरुमुखी। उसके अलावा हमने एक्सरसाइज में हमने कवर किया कि नर्मदा घाटी की जो आखेट और संग्रहण करती है। उसके अलावा मगध पहला सबसे बड़ा राज्य है। उसके अलावा गारो पहाड़ियाँ आरंभिक कृषि करती है। उसके अलावा गंगा घाटी, और इस गंगा घाटी के किनारे क्या है तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व नगर थे। इसके अलावा हमने बात की कि सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ कौन है, तो प्रथम नदी है। इसके अलावा हम कुछ एडिशनल फैक्ट की बात की थी। कृषि का आरंभ 8000 ईसा पूर्व शुरू हो गया था। वहीं सिंधु सभ्यता का प्रथम स्टार्ट 4700 वर्ष पूर्व स्टार्ट हो गया था। उसके अलावा हम गंगा घाटी में मगध राज्य की बात की जो कि 2500 ईसा पूर्व
शुरू हो गया था। उसके बाद वर्तमान में लगभग 200 वर्ष पूर्व एडी तक शुरू हो गया था। उसके बाद हमने अभ्यास प्रश्न में पांडुलिपि और अभिलेख के बारे में चर्चा की। तो पांडुलिपि के बारे में जैसे हमने बताया कि ताड़पत्र और भोज के पत्तों पर लिखा जाता है, वहीं अभिलेख पत्थरों और सिक्कों और कठोर चीज़ों पर लिखा जाता है। और उसके अलावा क्वेश्चन अगला था कि जैसे कि रसीदा के मन में कैसे सवाल आते हैं 100 साल पहले, तो उससे 100 साल पहले कैसे उसके विचार आते हैं, इन सब चीज़ों पर हमने डिटेल में चर्चा की। तो आज के वीडियो में इतना ही, और अब हम अगले वीडियो में दूसरे चैप्टर की बात करेंगे और उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे और इसी तरह चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।